हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के 4 फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करेंगे, विच आर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो डेफिनेशन है इसकी, बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स लाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, या न्यूक्लियस जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा की बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को सेपरेट करना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उस न्यूक्लियस को सप्लाई करनी पड़ेगी वो एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। और इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी दिस इक्वल्स टू z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m az टाइम्स c स्क्वायर, where mp is the mass of the proton, mn is the mass of the neutron, maz is the mass of the nucleus। और हमने यहाँ पे ये जो सारी टर्म है राइट हैंड साइड में जो पैरेंथेसिस है इसको सी स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया है? तो इसका बेसिक सा रीज़न है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टर्म है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो राइट हैंड साइड टर्म भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है, तो हमने इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है एंड नाउ इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। मास डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इटसेल्फ। इट इज़ रिटन एज बिलो। यानी कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है उसका खुद का मास और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंबाइंड मास, अगर इनमें डिफरेंस है तो ये जो डिफरेंस है मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना जाता है। इसे हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल एम से शो करते हैं। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, डेल एम दिस इक्वल्स टू z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ। यानी कि यहाँ फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टोटल मास और सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करती है न्यूक्लियस का खुद का मास। तो अगर इन दोनों में कोई कुछ डिफरेंस है तो वो डिफरेंस मास डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। नाउ सम एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास डिफेक्ट विल हैव टू बी गिवन टू द न्यूक्लियस to separate all the nucleons from each other and send them to this is also called binding energy of the nucleus। अब मास डिफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम? अगर इस मास डिफेक्ट के बराबर एनर्जी हम किसी भी न्यूक्लियस को सप्लाई कर देते हैं तो उसके सारे न्यूक्लियंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और यही इस मास डिफेक्ट का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इसके इक्वलेंस की जो एनर्जी होती है वो भी एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी ही होती है। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो ये हमको समझ में आ गया कि मास डिफेक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। मास डिफेक्ट जो है उसके इक्वलेंस जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी इक्वलेंट टू मास डिफेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मास डिफेक्ट के इक्वलेंट एनर्जी भी होती है। मीन्स बाइंडिंग एनर्जी दिस इक्वल्स टू डेल एम टाइम्स सी स्क्वायर। डेल एम इज सिंपली हैज़ अ डायमेंशन ऑफ मास, यानी कि डेल्टा एम की जो डायमेंशन है वो द्रव्यमान की डायमेंशन है। अगर हम इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और ये एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी है। इसको हमने बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि अगर किसी भी न्यूक्लियस को इस मास डिफेक्ट के इक्वलेंट एनर्जी अगर हम सप्लाई कर देते हैं तो उस न्यूक्लियस से सारे न्यूक्लियंस
सेपरेट हो जाएंगे, यही इसलिए ही इसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। नाउ if mass is given in terms of AMU means atomic mass unit, then ये जो इक्वेशन 1 है बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर हमको मास AMU में दिया गया है तो C स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करके हम सारी इक्वेशन को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 931 क्या है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जो अगर इसको AMU को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 931 अपॉन C स्क्वायर, देन C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी की जो डायमेंशन है वो 930 मतलब जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। नाउ बाइंडिंग एनर्जी शोज स्टेबिलिटी, इट इज़ पॉजिटिव फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। नाउ व्हाट इज ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किसी भी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का एक पैरामीटर होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही अधिक होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पैकिंग फ्रैक्शन, कि ये पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। इसकी सिंपल सी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो है द डिफरेंस ऑफ एग्जैक्ट मास m of the atom and its mass number A per unit mass number A is called packing fraction। यानी कि इसको सिंपली फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया गया है कि पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पैकिंग फ्रैक्शन स्मॉल f दिस इक्वल्स टू, ये जो डिफरेंस है मास का, एग्जैक्ट मास का और जो मास नंबर है पर यूनिट मास नंबर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, जो ही हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है। m माइनस ए को डेल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे मास एक्सेस बोला जाता है। मास एक्सेस क्यों बोलते हैं कि a तो होता है मास नंबर और m है एग्जैक्ट मास, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मास एक्सेस के नाम से बोला गया है इसमें। इस पैकिंग फ्रैक्शन का फिजिकल पैकिंग जो फ्रैक्शन है वो जनरली पॉजिटिव होता है a इज़ लेस देन 20 के लिए, अगर जो न्यूक्लियस है उनका जो मास नंबर है 20 से कम है और 180 से ज़्यादा है, तो इन दोनों के लिए तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है। पर जो मिडिल रेंज है जिनका मास नंबर 20 से 180 के बीच में होता है, उसके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं वो हम देखेंगे अभी कि क्या मतलब है इसका, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका जो वैल्यू है वो कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। नाउ अब देख लेते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन का। तो बेसिकली जो पैकिंग फ्रैक्शन है, लेट्स स्टडी इट व्हाट इट वांट टू टेल अस। Significance of the packing fraction is that it is related with the available of nuclear energy and its stability. The negative packing fraction means that some mass excess have been converted into energy during the formation of the particular nucleus. Now, in order to break the nucleus, the same amount of energy would have to be supplied. This means that negative packing fraction shows somehow exceptional stability and positive packing fraction shows nucleus is somewhat unstable। इसका क्या मतलब है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पैरामीटर होता है। अगर जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमको शो करता है कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, और अगर यह नेगेटिव है तो न्यूक्लियस जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि देखिए इसकी डेफिनेशन है m माइनस ए अपॉन ए। अगर ये ऊपर वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो रही है यानी कि न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका मास कम है, यानी कि कोई मास डिफेक्ट यहाँ से नहीं हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमको उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई ही नहीं कर रही है, यानी कि वो न्यूक्लियस खुद ब खुद वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है पैकिंग फ्रैक्शन अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो जो न्यूक्लियस है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। और ये पैकिंग फ्रैक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि ये जो है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पैरामीटर होता है।
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसके मास नंबर में एक ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ हमको क्या होता है, जो हमको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है वैसा हमको वो मिलता है। मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के बीच में ग्राफ बनाया जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में जो ग्राफ बनाया जाए तो वो हमको जो है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है वैसा मिलता है। So for study of the nucleus, the variation of mean binding energy with mass number is studied. This is represented by a curve known as binding energy curve which is shown in figure. तो जैसा कि हमको फिगर में दिखाया गया है कि जैसे जैसे बाइंडिंग जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है, स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो शार्पली इंक्रीज करती है, फिर 16 टू 20 और 15 तक जो है बाइंडिंग एनर्जी स्लोली इंक्रीज करती है। देन एक सर्टेन रेंज के बाद में जो है बाइंडिंग एनर्जी क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो इस टाइप का हमको मिलता है। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये कर्व इस तरीके से हमको क्यों मिल रहा है, इसका देखते हैं हम नेक्स्ट। द कंक्लूजन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के क्या कंक्लूजन्स रहे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ए इज़ लेस देन 20, ग्राफ इंक्रीजेज शार्पली and for even nuclei it has high binding energy, that is they are extra stable in comparison to other nuclei। देखिए जैसा कि हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में दिखाया है, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो जो स्टार्टिंग में शार्पली इंक्रीज करता है और बीच बीच में इसमें पीक्स होते हैं, जो क्या शो करता है अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो हमको क्या शो करेगा कि वो जो न्यूक्लियस है वो उनके नेबरहुड वाले जो न्यूक्लियाई है उनसे एक्स्ट्रा स्टेबल है। Now second point is at A equals to 56 for Fe nucleus binding energy is maximum which shows it is most stable nuclei। यानी कि A equals to 56 जिसका मास नंबर 56 है वो न्यूक्लियस है फेरस, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि A इक्वल्स टू 56 जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है नेचर में क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट whenever a nucleus contains 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126 number of neutron or proton, the mean binding energy is comparatively high, means these proton and neutron number are also extra stable, so these are known as magic numbers। यानी कि जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व की एक्सप्लेनेशन की गई, जब इसको देखा गया तो इसमें पाया कि वे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 है, वो न्यूक्लियाई अपने नियरेस्ट नेबरहुड न्यूक्लियाई से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए ऐसा इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से तो नहीं की गई, इसीलिए इनको क्या बोला गया, मैजिक नंबर बोला गया। इनको मैजिक नंबर के नाम से डिफाइन किया गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। और इनको मैजिक नंबर क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें ये जो इफेक्ट है वो मैजिकल इफेक्ट है, इसका रीज़न तो जनरली बताया नहीं गया, इसलिए इनको मैजिक नंबर बोला गया। इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो शेल मॉडल से किया गया, वो बाद वाली बात है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अदर इसके कंक्लूजन है, फॉर A इक्वल्स टू 56 टू 238 बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज स्लोली फ्रॉम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर हम A इक्वल्स टू 56 से आगे बढ़ते हैं 238 तक तो बाइंडिंग एनर्जी जो है बिल्कुल स्लोली डिक्रीज करती है, यानी कि 8.8 टू ओनली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डिफरेंस देखें तो 1 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आता है बाइंडिंग एनर्जी में, तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है बिल्कुल स्लोली डिक्रीज करता है, शार्पली डिक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट कंक्लूजन है,
for A is less than 20 and A is greater than 150. Mean binding energy, for A is less than 20 and A is greater than 150, mean binding energy is less in comparison of nuclei having mass number in between 20 to 150. Due to this reason, 4 nuclei A is less than 20 have tendency to fuse and A is greater than 150 have tendency to fission, so that they can lie in the region of stability. इसका मतलब है कि न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 से कम है और 150 से ज़्यादा है, यानी कि 20 से कम और 150 से ज़्यादा है, तो वे न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है कि ये मिडिल रेंज यानी कि 20 से 150 के बीच में आना चाहते हैं। इसके लिए जो है छोटे न्यूक्लियाई तो नाभिकीय संलयन करते हैं और जो बड़े न्यूक्लियाई है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भाग लेकर 20 से 150 के रेंज में आ जाते हैं ताकि वो क्या हो सकें, स्टेबल हो सकें। अगला इसका कंक्लूजन है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द मीन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज शार्पली फ्रॉम मास नंबर 2 to 20 विद शार्प पीक एट ए इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16 और 20। यानी कि हम जो बात कर ही चुके हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व है जो है उसमें स्टार्टिंग में 22 to 20 जो है वो शार्पली इंक्रीज होता है और 4, 8, 12, 16, 20 पे हमको पीक दिखते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करते हैं। थैंक यू।